हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 सीबीएसई के क्लास 9 का फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर मोशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से मोशन और मोशन के बारे में जानेंगे। उससे इंट्रोड्यूस होंगे कि एक्चुअली मोशन होता क्या है और मोशन से रिलेटेड क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, आप यानी क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मोशन से रिलेटेड बातों को शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, अभी रिसेंटली आप लोग क्लास 8 से 9th में एंटर किए हुए हैं, तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, साइंस में आपको मेनली 3 पोर्शन पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो अभी तक ठीक है, जिस तरह से आपने साइंस पढ़ा, नो डाउट्स की क्लियरिटी के साथ पढ़ाई होगा, लेकिन अब आपको उसका एक थोड़ा अलग अप्रोच के साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, मतलब अपने उन बेसिक टर्म्स जो भी आपके बुक्स वगैरह में प्रिस्क्राइब्ड है, डिस्क्राइब्ड है, उन्हें आपको क्या करना है, प्रॉपर तरह से इन डेप्थ उनकी डिफिनीशंस को जानते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज आपके चैप्टर वाट एवर एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, कुछ नंबरिंग करके होगा कोई चैप्टर, जो भी हम मोशन का सॉरी एनसीईआरटी के फिजिक्स पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर मोशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो बेटा, आज आप लोग मोशन पढ़ने से पहले ये जान लो कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन चैप्टर है, एक्चुअली आपके 9th के सिलेबस में जितने भी आपके 9th के सिलेबस में, वो स्पेशली साइंस के फिजिक्स पोर्शन की बात करें, तो उसमें मैक्सिमम जो भी चैप्टर्स हैं वे आपके फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स से हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का ओवरऑल आप पूरा ही कह सकते हैं, ओवरऑल आप पूरा कह सकते हैं कि 9th के फिजिक्स का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स है। तो हम यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे बेटा आप लोग को मैकेनिक्स से। ठीक है, उसके बाद हम अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं मैकेनिक्स होती क्या है। ठीक है, मैकेनिक्स देखिए, ये जो शब्द हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग बहुत पहले से इससे रिलेटेड बहुत बेसिक टर्म्स आप जान चुके हैं, इवन उस पर आप लोग उसके डेली लाइफ में एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स एग्जैक्टली क्या है, देखिए, एक ब्रांच है फिजिक्स की, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पे होने वाले अप्लाइड होने वाले फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या इसको डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें इरेजिंग, ठीक है, थोड़ा कैमरे को लेकर सेटिंग करना था, हो गया। चलिए आइए, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या सोच, पहले बताइए आपको ये मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम क्या यहाँ कहेंगे, कह सकते हैं यहाँ पे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट the branch of physics in which we study about the effect of forces on an object which are, ठीक है, which are in rest oblique motion, रेस्ट ऑब्लिक मूविंग पोजीशन। मतलब फिजिक्स की मैंने पहले बताया कि आपके सिलेबस में होल पूरे चैप्टर्स आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं। तो मैकेनिक्स क्या होती है पहले इसे जान लीजिए। मैकेनिक्स हम किसको कह रहे हैं, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच बेटा जिसमें हम, जैसे कि मान लीजिए हमने इस पेन को थोड़ा सा इस तरीके से फोर्स लगाया, ठीक है, देखिए अभी इसको नॉर्मली ऐसे हमने पकड़ा है, ठीक है, नॉर्मली फोर्स लगाया, तो देखिए इसके कैप कहीं दूर जा करके 1 मिनट कहाँ गया, एक्चुअली लगता है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया है ना,
इस वजह से कैप ही निकल के चला गया है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अभी हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो यहाँ पे फोर्स ना लगा के हम जर्क लगा रहे थे, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई भी थोड़ा सा फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में या उसके पोजीशन में किसी तरह का बदलाव आता है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट या पोजीशन में फोर्स लगाने के बाद किस तरह का चेंज हो रहा है जिस उसकी स्टडी करते हैं, वही ब्रांच क्या कहलाती है, मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर में हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स की स्टडी करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या वो मोशन में हो। इन दोनों केस में अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के अप्लाइड होने से किस तरह का इफेक्ट आएगा, क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसी की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। तो बेटा आप लोग देखिएगा आगे इस मैकेनिक्स के दो पार्ट मिलते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स के भी क्या होते हैं, दो पार्ट मिलते हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। एक क्या नाम दिया जाता है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा नाम दिया जाता है बेटा डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा देखिए काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, बहुत देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, वो आपके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपका डायनेमिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में मोशन वगैरह के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जाएगा कि उस मोशन का क्या कारण है। तो काइनेमेटिक्स के अंडर में हम ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के से क्या इफेक्ट हो रहा है उसको जरूर ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, लेकिन वो इफेक्ट क्यों हो रहा है, ऐसा क्या वजह है कि वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसकी स्टडी हम डायनेमिक्स में करेंगे। यानी कि इसमें हम करेंगे वी विल स्टडी, ठीक है, अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो आप फोर्स हम अप्लाइड करेंगे उस फोर्स का इफेक्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इफेक्ट क्या दिखा कि ये अपने रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ गया, इट इज चेंज इन इट्स पोजीशन। सो हमने बोला कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो चेंज देखने को मिला। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट कॉज ऑफ, ठीक है, कॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन या मोशन, ठीक है। सिंपल यहाँ हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि उसके पोजीशन में इफेक्ट देखने को मिला, पोजीशन में चेंज देखने को मिला। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल ये हमने एज ए इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हमने आपको बताया कि आप जिस भी चैप्टर को जिस फिजिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सब आप इन्हीं के अंडर में पढ़ेंगे, वो सब इन्हीं के ही ब्रांचेस हैं, इन्हीं के ही चैप्टर्स हैं, इन्हीं के ही वो टॉपिक्स हैं। बात समझ में आई। तो चलिए हाँ फुल एनर्जी के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें आपको पहले आपको मुलाकात होगी रेस्ट और मोशन से, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, दिस ऑब्जेक्ट इन मोशन मूविंग पोजीशन, फला फला फला, ढेर सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक्चुअली रेस्ट और मूविंग पोजीशन को हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि पहले यही आपको मिलने वाले हैं, तो बेटा इन्हीं की डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बता दें हम, देखिए हम क्या करने वाले हैं पूरे वीडियोस में इस तरह से हमारा अप्रोच रहेगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को हम टारगेट करेंगे और उस चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर में यानी 3 से 4 वीडियोस में पूरी तरह से कवर करेंगे, उनको प्रॉपर तरह से जानते हुए, उनके डिफिनीशंस को जानते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट और लॉ वगैरह को जानते हुए, ये सब करते हुए हम 3 से 4 वीडियोस में बेटा हम उस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ न कुछ एग्जांपल्स भी न्यूमेरिकल टाइप के रखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियोस प्रिपेयर कराया जाएगा, एक सेपरेट वीडियोस आपके लिए लाएंगे जिसमें हम जिन टॉपिक्स को उस चैप्टर में होल चैप्टर में हमने पढ़ा होगा उनसे रिलेटेड जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स है उसकी पूरी स्टडी करने वाले हैं 1 से 2 वीडियोस में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन है कि
और न्यूमेरिकल्स के लिए हम सेपरेट वीडियो की प्लानिंग किए हुए हैं, और थ्योरीज और सिलेबस से बातें करने के लिए हम सेपरेट वीडियो में बात किए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जानते हैं बेटा कि रेस्ट पोजीशन क्या होती है। रेस्ट पोजीशन या सिंपली रेस्ट कह लेते हैं, रेस्ट पोजीशन कहेंगे तो बेहतर रहेगा, विराम अवस्था, ठीक है। और इस समय तो भाई मैक्सिमम लोग रेस्ट पोजीशन में ही होंगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, है ना। खैर कोई नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं है तो क्या किया जाए। इंडिया नहीं, पूरे कंट्री वर्ल्ड के पास एक बड़ी एपिडेमिक है। खैर नो प्रॉब्लम भाई, हम लोग हमेशा से क्या जानते हैं, जीतना जानते हैं, ठीक है कि नहीं। हम हमेशा से हमारे अंदर यही मतलब टेंडेंसी रही है कि हम किसी भी तरह के युद्ध में विजयी होकर के ही लौटेंगे, तो इसमें भी विजयी होकर के ही लौटा जाएगा, लौटा क्या जाएगा, वापस आ जाएगा। चलिए रेस्ट पोजीशन कैसे इसको डिफाइन करेंगे बेटा, हम बोलेंगे इस तरीके से कि, हटाइए इसको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to reference point, with respect to reference point, then it is said to be in rest position. It is said to be in rest position. जैसे कुछ एग्जांपल समझे, wall of your classroom, लो एग्जाम्पल सेट कर दो, वॉल ऑफ योर क्लासरूम, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। रेस्ट पोजीशन क्या है बेटा कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। जैसे अभी आप जिस भी रूम में बैठे हैं या जिस रूम में मैं हूँ, अगर हम देखेंगे तो ये वॉल अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अभी देखिए घबराइए नहीं, रेफरेंस पॉइंट को हम अभी और प्रॉपर तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को। तो अभी इतना डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, मूविंग पोजीशन, ठीक है, या सिंपल हम मोशन कहेंगे। मोशन या मूविंग पोजीशन दोनों को हम डिफाइन एक ही तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक। इसी का अपोजिट क्या अपोजिट होगा बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, then it is said to be in motion position, then it is said to be in moving position। मूविंग पोजीशन है, मोशन में बोल रहा हूँ, एक ही चीज कह देंगे, मूविंग पोजीशन, ठीक है। उसी का ठीक अपोजिट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा होता है तो वो किस पोजीशन, वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। यानी रेस्ट में कौन है, मोशन में कौन है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज डिस्कशन कर लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट, भाई क्या है वो रेफरेंस पॉइंट, जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। रेस्ट पोजीशन, मोशन, मूविंग समझ में आया, ठीक। इसका एग्जांपल भी इसलिए करके भी क्लियर करेंगे हम, जब हम आपको रोड साइड में खड़ा करा देंगे और आपके किसी दोस्त को क्या कराएंगे, बस में बिठा देंगे और बोलेंगे कि नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, एक्चुअली वो बस मूविंग पोजीशन में, तो बोलेंगे कि नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व the position of your student with respect to your position। तो वहाँ पे हम लोग इस चीज को उस एग्जांपल के थ्रू और बेटर तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आया है एक और, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं आया है, कुछ देर बाद आया है, क्या है वो, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको, रेफरेंस पॉइंट। देखिए फिजिक्स के लैंग्वेज में रेफरेंस पॉइंट की अपनी बहुत महत्व होती है, इन्फ्लुएंस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। क्या है रेफरेंस पॉइंट बेटा, स्पेस में मौजूद कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी
डिफिनीशन इसकी लिख लेने दीजिए, समझा लेने दीजिए, बेटर एग्जांपल सामने रखेंगे, फिर वहाँ से हम इस चीज़ को और क्लियर समझ में आएगा। बेटा रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली कुछ है नहीं, जैसे हम कहेंगे एग्जांपल में अभी रुक जाइए, अभी एग्जांपल ले लेते हैं, डिफाइन करते हैं इसको पहले। डिफिनीशन में क्या बोलेंगे कि द पॉइंट इन स्पेस, द पॉइंट इन स्पेस around which motion of an object, the point in space around which motion of an object, ठीक है, motion of an object to be considered, motion of an object to be considered called reference point, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, रेफरेंस पॉइंट नाम देंगे। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं कि स्पेस में मौजूद कोई ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, तो अभी रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल कुछ इस तरह से ले रहे हैं, डायग्राम तो नहीं लेकिन समझिएगा। वो एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि बस वाला ठीक पड़ेगा एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए कि बस, हम यहाँ मान लीजिए बस तो नहीं बना रहे, लिख दे रहे हैं बस नॉर्मल। डायग्राम तो उतना बेटा नहीं बन पाता है, ठीक है। आप प्रॉपर तरह से समझेंगे कि ये एक तरीके का क्या है, बस ही है, ठीक है। कुछ भी ले लो यार, ट्रॉली टाइप का, वाटेवर जो कुछ भी, हम इसको बस कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं हम, बस इसको बस कह रहे हैं, ठीक है। एक बस है और ये मूविंग, ये वी वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी जा रहा है ना। यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ए बैठा हुआ है, ये हमारा बस है, इसमें कोई आपका फ्रेंड है, ए बैठा हुआ है किसी सीट पे, और आप यहाँ रोड पे हैं, ठीक है, सड़क पे आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, ठीक है। आप हैं बी कोई और आपका स्टूडेंट वहाँ पे है और आप कहाँ पे हैं, रोड पे, ठीक है। हमें बस रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ रहा है। देखिए ग्राउंड पे एक्चुअली ये बस भी हवा में नहीं है, ऐसा मानिएगा, बस भी ग्राउंड पे ही है। एक्चुअली हमने थोड़ा दूर बना दिया है, लेकिन यहाँ ये कंसिडर करेंगे कि ये बस भी उसी ग्राउंड पे है जिस ग्राउंड पे आप है। बस थोड़ी सी दूर की बात है कि आप एक साइड दूसरी पटरी पर है और रोड के अदर बैंक ऑफ रोड पे कौन सी बस मूव कर रही है। तो यहाँ से ये जो आप हैं, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बस में बैठे स्टूडेंट को भी और उस बस को भी, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए बात क्या है, एक्चुअली बस तो मूव कर रही है, ठीक है, एक्चुअली बस है मोशन में और आप हैं रेस्ट पोजीशन में, ठीक भाई। यहाँ पे रेस्ट आप इसलिए क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट, रेफरेंस पॉइंट आप देखिए यहीं पे समझेंगे रेफरेंस पॉइंट, तब हम समझाएंगे कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन बदल नहीं रहा है, ये अपनी पोजीशन बदल रहा है। पहले रेफरेंस पॉइंट होगा क्या, देखिए फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट हम डेफिनेशन के हिसाब से तो इस तरह से बताएंगे, लेकिन समझने के लिए क्या कहेंगे कि ऑब्जर्वर जिस पॉइंट से या ऑब्जर्वर जहां से किसी दूसरे ऑब्जर्वर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर करता है, वॉच करता है, ऑब्जर्वर जिस पोजीशन से या जिस पॉइंट से या जिस प्लेस से किसी अदर ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए वो प्लेस, वो पॉइंट, वो पोजीशन ही उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट इस पर्सन यानी जो हम या आप हैं, हमारे लिए ये रोड, हमारी ये पॉइंट हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और इस बस में बैठे आपके फ्रेंड के लिए रेफरेंस पॉइंट उसकी सीट होगी, वो बस में मौजूद उसकी जो आप जिस पोजीशन पर बैठा है वो खुद होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जर्वर अगर अपने आप को देखेगा हर बार, तो यहीं पे अपने आप को पाएगा, यानी कि हम देखेंगे, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं किए हैं, हमारी पोजीशन में किसी तरह का बदलाव नहीं आया रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम रेस्ट पोजीशन में कहे जा रहे हैं। वही हम बस को देख रहे हैं कि बस मूव करके कुछ दूर आगे चली गई, तो वहां क्या हो रहा है, बस अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है। बस के लिए रेफरेंस पॉइंट पल टू पल, टाइम टू टाइम बदल रहा होता है। अभी बस कुछ t = मान लो 2 सेकेंड के लिए
अरे t=1 सेकेंड के बस यहाँ पे थी, ठीक 2 सेकेंड बाद बस कुछ दूर चली जाएगी, तो धीरे धीरे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल रही है, कभी यहाँ पे तो कभी इस पोजीशन पे, लेकिन उसमें मौजूद स्टूडेंट के लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रेस्ट में रहेगा। यार उस ये जो स्टूडेंट बैठा है वो जिस सीट पर बैठा है वो सीट भले बस मूव कर रही है, लेकिन वो स्टूडेंट बार बार अपने को देखेगा, अपने फेलो पैसेंजर को देखेगा, तो वो यही ऑब्जर्व करेगा कि सभी के सभी अपने सेम उसी पोजीशन पे हैं जो बस के चलने से पहले जिस सीट पे थे, ठीक है कि नहीं। तो वो बस के अंदर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए खुद वो सीट और उसमें मौजूद फेलो पैसेंजर भी रेस्ट में होंगे। तो मिला जुला के कंक्लूजन हम ये निकाल के बता रहे हैं कि किसी ऑब्जर्वर के लिए रेफरेंस पॉइंट वही पॉइंट है, वही पोजीशन है, वही प्लेस है जहां से वो किसी अदर ऑब्जर्वर की मोशन या किसी अन्य चीज को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन में बदलाव हुआ तो मूविंग पोजीशन कहलाएगा, और अगर कहीं चेंज नहीं हुआ तो वो रेस्ट में कहलाएगा। तो रेस्ट पोजीशन, मूविंग पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट हमने जाना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम आपको समझाएंगे जो आपके आने वाले टॉपिक में वो मौजूद है। क्या है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, जैसे एक बेटा एक एग्जांपल ले लो। हम क्या कह रहे हैं, कोई एक पाथ कवर्ड, मतलब पाथ कंसीडर कर रहे हैं, कुछ भी पाथ, लेट से ये हमारा पॉइंट हुआ है, ठीक है। ये 5 कुछ भी एग्जांपल है, छोटा सा 15, 20, 25, 13, 35, 40, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 45, 50, 55, 60, ठीक है। पूरा बोर्ड का एग्जांपल कर लिया। मान लीजिए लास्ट पॉइंट ए है और बीच में हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, हम इसको सी कह रहे हैं और इसको बी कह रहे हैं। सिंपल एक एग्जांपल ऐसे दिया। हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल है, ठीक है। देखिए बार बार फिजिक्स में हम या तो ऑब्जेक्ट नाम लेंगे या फिर एक वर्ड नाम लेंगे पार्टिकल, ठीक है। तो फिजिक्स में इन्हीं दो को लेकर के पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाती है जनरली। खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पार्टिकल और क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट, ये काफ़ी फेमिलियर है ना, और फेमस भी है। तो ठीक है, कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट ओ से चलना शुरू करता है, सी तक जाता है, सी के बाद वो फिर बी पे आता है और फाइनली ए तक जाता है। मतलब मैं यहाँ कुछ होल जर्नी इसकी बता रहा हूँ, पार्टिकल की होल जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि वो ओ से स्टार्ट करता है, सी तक जाता है, सी के बाद वो बी पर जाएगा, बी के बाद फाइनली वो ए पर जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बताओ वो टोटल लेंथ कितना कवर करेगा। भाई अगर आप देखेंगे तो फाइनली ओ से सी जाएंगे, एक्चुअली फाइनली तो वो ओ से सीधा ए पे गया, तो टोटल लेंथ वो 60 चला। अगर हम इसको मीटर में कहें, इसको पूरे लेंथ को, तो 60 मीटर चला। भाई सी तक 25 चला, यहाँ से यहाँ 5 5 10 35 हो गया, और बाकी यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है स्केलिंग के हिसाब से। तो बताइए यहाँ पे हम टोटल लेंथ, ठीक है, हाँ ठीक है, टोटल लेंथ कवर्ड क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ओ ए एक्चुअली ये जो 60 मीटर हम चाहे ओ से ए तक मेजर करें या इसी को इस तरह से मेजर करें, पहले ओ से सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से ए तक का डिस्टेंस। यार वो जो डायरेक्ट ओ से ए हमने मेजर कर लिया था, हम उसको क्या कर रहे हैं, ओ से सी प्लस सी से बी फिर बी से ए ले लिया। तभी आप देखेंगे ओ से सी कितना है, 25 प्लस 10 35, फिर प्लस 5 10 15 20 25, 35 प्लस 25 वो भी कितना आएगा, 60। तो इस केस में एक्चुअली टोटल लेंथ कितना कवर किया गया है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा मैं पूछूं फाइनली, अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, आ चुका है यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि इस पार्टिकल को ए से वापस कहिए कि सी पे जाए, है ना। मतलब वो जिस पाथ से गया था, वो से सी, सी से बी, सी बी से ए, फिर हम कह रहे हैं कि उसे आप कहिए कि ए से वो कहाँ तक चले जाए, सी तक। तो बताइए जो ब्लू पॉइंट से मैं स्टार पॉइंटिंग बना रहा हूँ, ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी कि नहीं, ये उसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये पॉइंट सी, यानी पहले वो यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। अब बताओ
जब वो पहली ट्रिपिंग में जब ओ से वो ए तक गया था तो 60 चला था, 60 मीटर, ठीक। लेकिन जब वो ए से सी जाएगा, ए से जी सी, तो उस केस में और कितना दूरी वो ट्रेवल कर लेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो, सॉरी एक्स्ट्रा लेंथ कवर करेगा। तो बताओ लेंथ, ठीक है, लेंथ कवर्ड, लेंथ कवर्ड कहाँ से कहाँ को जाने में? फ्रॉम ओ टू ए, फिर ए टू सी, ठीक है। ओ टू ए जाने में, फिर ए से सी जाने में उसने कितना लेंथ कवर किया? 60 + 35 दैट इज 95 मीटर। क्या इतना समझ में आया? अभी बस समझते जाइए। तो ये सिचुएशन पूरी रही, लेकिन ओ से ए जाना फिर ए से सी तक जाने में वो टोटल चला 95 मीटर। बट एक बात ध्यान दीजिए, उसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वो कितनी दूर पर अब हुआ है? इनिशियल पोजीशन में जहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की थी, है ना, उसे हम क्या नाम देंगे? इनिशियल पोजीशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? इनिशियल पोजीशन। तो बताइए, ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से अपना मोशन शुरू किया था वो इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली वो है कहाँ पे? सी पे, है ना। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में भाई मतलब वो मिला जुला के ये कहना है कि वो इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है वो। तो हम क्या कहेंगे? इनिशियल पोजीशन से वो 5, 10, 15, 20, 25 मीटर दूरी है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, में कितना है बेटा? आपका वो आ गया कितना? मैंने बताया था 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। अब ये जो दो न्यूमेरिकली डाटा आपके सामने, इनको जरा देखिए क्या कह रहे हैं। 70 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 70 का, ठीक है। यहाँ क्या था? टोटल लेंथ कवर था ओ से ए जाने में, फिर ए से सी आने में। लेकिन ये क्या है? ये एक्चुअली ओसी केवल है। ये कितना है? ओसी। और ये है क्या? उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस है। तो एक बात बताएं, फिजिक्स के केस में इसी को बेटा क्या नाम दिया जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो लेंथ कवर किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेंथ हो चाहे टोटल लेंथ हो, ठीक है, टोटल लेंथ या लेंथ कहें जो भी, वो डिस्टेंस कवर कहा जाएगा। और ये जो इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कभी जियोमेट्रिकली डायग्राम बना करके डायरेक्टली आंसर फाइंड किया जाता है, तो कभी सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस से भी ये वैल्यू निकाला जा सकता है। फाइनल पोजीशन कितनी थी? 60 थी, और इनिशियल पोजीशन कितनी है आपकी यहाँ से? मेरे हिसाब से 35, तो फाइनल 60 - 35, 25 आंसर आएगा, है कि नहीं। तो ये इन सबसे भी डिस्प्लेसमेंट को, अभी फिलहाल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के कई तरीकों को हम नहीं ढूंढ रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या था, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे कि कहीं ना कहीं लेंथ कवर की जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि ये लेंथ का डिस्टेंस का डिफरेंस है, एक्चुअली डिफरेंस है। ये जो 25 आया है ना, एक्चुअली डिस्टेंस का डिफरेंस ही है। फाइनल पोजीशन वो भी एक डिस्टेंस ही कवर्ड होगी, और इनिशियल पोजीशन वो भी अपने आप में कुछ डिस्टेंस होगी। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के जो डिफरेंस हैं, हम उन्हीं को बाय द वे बाद में क्या कह रहे हैं? बाय द वे तो नहीं, बाद में क्या करें? उसको डिस्प्लेसमेंट करें। तो चलिए इस एग्जांपल से हमने इसको समझाया, अब इसको एक डिफिनीशन दे देते हैं, ठीक है। डिफिनीशन के हिसाब से डिफिनीशन क्या बनेगी? देखिएगा, ये एग्जांपल अब याद रहेगा, है ना। इससे हम ऐसे ही मतलब माइंड में ले करके चलेंगे और प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। डिफिनीशन क्या था बेटा? डिफिनीशन कुछ इस तरह से होगी, अगर आपके एग्जाम में या कहीं डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है, ये तो रहा हमारा कॉन्सेप्ट, रफ आइडिया कॉन्सेप्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझेंगे। घबराइए नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपको मतलब जिनके ढेर सारे एग्जांपल्स अभी सामने आएंगे ना, तो वहाँ से आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर तरह से समझ जाएंगे। तो जैसे डिस्टेंस की डिफिनीशन होती क्या है कि द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
ठीक है, इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, यानी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो लेंथ कवर की जाती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हम 10 मीटर दूर गए यहाँ से कुछ दूरी पर नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड में, मान लीजिए नॉर्थ में 10 मीटर गए तो 10 मीटर हमारी क्या कहला जाएगी, डिस्टेंस। इन फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई मी या द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर। तो ये डिफिनेशन है डिस्टेंस की। देखिए यही में एक बात खास जानते हैं, क्या जानते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस, या कभी कभी इसको एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, है ना। डिस्टेंस को कभी कभी एस या एक्स से भी डिनोट करते हैं। आगे स्पीड को भी इसी से डिनोट किया जाएगा, घबराएगा नहीं, वो भी जनरली इसी से रिलेटेड होता है। और इनमें स्टार पॉइंट करके कुछ बातें, मतलब अगर डिस्टेंस है कहीं, मतलब कि अगर डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है तो आप माइंड में उनके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के चलेंगे, उनको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है देखिए, लिख देंगे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, means it has only magnitude। दूसरी important point कि the SI unit of distance is क्या है, मीटर। ठीक है, मीटर, और हम इसको कभी कभी बिगर यूनिट में क्या लिखते हैं, किलोमीटर। ठीक है, ये वो यूनिट है जो बताते हैं कि सामने वाली क्वांटिटी क्या है, एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद एक और खास बात हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी की बात हो गई यहाँ पे, और उनकी यूनिट की बात हो गई। और एक खास बात देखिएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट may be zero but never be negative। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअली डिस्टेंस को शुरुआत में मैंने डिफाइन किया था लेंथ के हिसाब से, मतलब लेंथ की बताया था कि लेंथ किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया लेंथ ही उसकी डिस्टेंस होती है। तो लेंथ आज तक आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं होती है, नहीं। कभी कभी आप लोग क्या कभी लेंथ को आपने नेगेटिव मेजर किया है कि मतलब कि कहेंगे चलिए यहाँ से इस वॉल से, मतलब कि उस टॉप से इस बॉटम की लेंथ मेजर करिए, तो आप कहेंगे -5 फुट या -10 फीट या -15 फीट। कभी माइनस ऐसा यूज किया है नहीं ना, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए -10 फीट या 15 फीट या -10 मीटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो कुछ बात इसमें इंपॉर्टेंट चीज, इन स्टार पॉइंट में भी कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको जानने जरूरी है। एक है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक मैं नाम लिया हूँ मैग्नीट्यूड। इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। पहले देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम अभी आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम पहले मैग्नीट्यूड बता दें क्या होते हैं। एक्चुअली मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपल इतनी बात बोलेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होती है वही क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड कहलाती है। मैग्नीट्यूड, जैसे हमने ऊपर अभी ऑब्जेक्ट में ढेर सारे लिखे थे, 25 मीटर, 35 मीटर। यहाँ पे ये जो 25 हैं, ये जो 35 हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हैं और यही न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हमने बता रखा। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये जो सारे टर्म्स हैं हम लोग नेक्स्ट का अभी इसके लिए डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आज तक की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं।